फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। दरबार का विशाल प्रांगण सूरज की पहली किरणों से सुनहरा हो चुका था। खुले आकाश के नीचे बैठा बादशाह अकबर अपने शाही आसन पर गंभीर चेहरे के साथ कुछ कागजों को देख रहा था। दरबारियों की धीमी फुसफुसाहटें वातावरण को हल्की सी बेचैनी से भर रही थी। सुबह सुबह ही शाही हरकारा खबर लेकर आया था कि सीमा पर एक अजीब सी फौज देखी गई है। एक ऐसी फौज जिसका कोई पता नहीं, कोई इतिहास नहीं और कोई निशान नहीं, लेकिन वो फौज इतनी विशाल दिखती थी कि आसपास के छोटे राज्यों में हड़कंप मच गया था। हरकारे का संदेश साफ था, जहां पनाह। सुबह के तड़के पूर्वी सीमा पर धूल का भयंकर गुबार उठा। हमारी चौकी के सिपाहियों ने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना हमारी ओर बढ़ रही थी। हथियार, झंडे, घोड़े, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही सूरज ज्यादा चढ़ा, वो अचानक गायब हो गई। दरबार में मौजूद सभी लोग सदमे में थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसी घटना कैसे हो सकती है। सेना थी भी और नहीं भी। ये वास्तविक खतरा था या किसी तरह का छलावा? अकबर ने भौहें सिकोड़ कर कहा, क्या तुम्हारे लोगों ने अच्छी तरह देखा? इतनी बड़ी फौज हवा में कैसे गायब हो सकती है? हरकारा घबराकर बोला, जहां पनाह, हम खुद समझ नहीं पाए। सुबह वो फौज कई घंटों तक दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, न सेना मिली, न घोड़े, न सैनिक, कोई भी निशान नहीं। बात हर किसी के सर के ऊपर जा रही थी। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल उस समय महल के पीछे एक बगिया में बैठे थे, जहां वो आम की गुठलियों से कुछ आकृतियां बना रहे थे, जैसी कि वो अक्सर अपनी समझ को परखने के लिए करते थे। जैसे ही संदेश आया, वे मुस्कुराते हुए उठे और सीधा दरबार की ओर चले आए। दरबार में प्रवेश करते ही दरबारियों के चेहरों की चिंता देखकर उन्होंने समझ लिया कि मसला गंभीर है। अकबर ने उन्हें पूरा घटनाक्रम सुनाया। बीरबल कुछ क्षण के लिए चुप रहे और फिर बोले, जहां पनाह, इस घटना में रहस्य तो है, पर डरने जैसी कोई बात नहीं। फौज अगर गायब हो गई तो जरूर या तो वो फौज असली नहीं थी या उसे किसी खास चाल से दिखाया गया, लेकिन सच बाहर आकर ही रहेगा। अकबर बोले, तुम्हें क्या लगता है, कोई जादू टोना है? बीरबल मुस्कुराए, जहां जादू सच को ढकता है, वहां बुद्धि उसे खोल देती है। मुझे अनुमति दे, मैं खुद जाकर जांच करूं। अकबर ने तुरंत स्वीकृति दे दी और लगभग 20 सिपाहियों की एक छोटी टोली बीरबल के साथ पूर्वी सीमा की ओर रवाना हुई। रास्ता लंबा था, धूल भरी हवाएं उठ रही थी, सूरज ऊंचा चढ़ चुका था। बीरबल घोड़े पर धीरे धीरे चलते रहे और आसपास की बारीकियों को देखते रहे। वे अचानक बोले, ध्यान से देखो, ये रास्ता पिछले कुछ दिनों से अधिक रौंदा हुआ लग रहा है। सिपाहियों ने देखा कि सचमुच घोड़ों के खुरों जैसे निशान थे, पर वे अजीब ढंग से अनियमित थे, मानो कोई उन्हें जानबूझकर जगह जगह बनाया गया हो। कुछ दूर जाने के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां सुबह वो रहस्यमय फौज दिखाई दी थी। वहां पहुंचकर बीरबल ने जमीन को छुआ, मिट्टी को उंगलियों में रगड़ा और बोले, मिट्टी तो सिर्फ बाहरी हिस्सा रौंदा हुआ दिखा रही है, लेकिन अंदर की परतें बिल्कुल अनटच्ड है। इसका मतलब असली भारी सेना यहां से गुजरी ही नहीं। एक सिपाही बोला, तो फिर सुबह जो सैन्य टुकड़ी दिखाई दी वह? बीरबल ने चौकनी नजरों से पूरे मैदान को देखा। कुछ दूर टीले थे और उनके पीछे जंगल का घना भाग। हवा आने पर तेज धूल उटकती थी, जिससे चीजें दूर से धुंधली और बड़ी दिखती थी। अचानक बीरबल की नजर टीले के पीछे फैले कुछ चमकीले बिंदुओं पर पड़ी। वे घोड़े को धीरे धीरे टीले की ओर ले गए। पीछे सिपाही चुपचाप चल रहे थे। जैसे ही वे टीले पर पहुंचे, उन्हें एक बड़े से घाटीनुमा हिस्से में कुछ लोग दिखाई दिए। वे सब मिलकर कुछ बड़ा सा ढांचा खड़ा कर रहे थे, जो दूर से देखने पर सैनिकों की कतार जैसा दिखता था। सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। पहले देखने दो। टीले से नीचे उतरकर
बीरबल उन लोगों के पास पहुंचे। वहां लगभग 40-50 आम मजदूर थे जो बांस, कपड़े और रंग से सैनिकों की नकली आकृतियां बना रहे थे। सिर, शरीर, भाले, सब कुछ। कोण ऐसा रखा गया था कि सूर्योदय की रोशनी में ये आकृतियां असली सैनिकों की तरह चमकती, और हवा चलते ही वे ऐसे हिलती जैसे हजारों सैनिक मार्च कर रहे हों। बीरबल ने पूछा, ये सब किसके आदेश पर हो रहा है? मजदूरों ने पहले तो घबराहट दिखाई, पर बीरबल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग मजदूर ने कांपते हुए कहा, हुजूर, हमें पास के राजकुमार नवरत्न सिंह ने बुलाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की फौज को डराने के लिए नकली सेना तैयार करनी है, ताकि मुगल बादशाह हमारी तरफ कदम भी न बढ़ाएं। उन्होंने हमें खूब सोना देने का वादा किया था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, क्या तुमको पता है कि वे अब कहाँ हैं? मजदूर बोला, वो कल शाम को ही यहां से चले गए, लेकिन ये काम पूरा करने का हुक्म दिया हुआ है। वे कहा करते थे, मुगलों को डराकर ही हम उन्हें अपने इलाके से दूर रखेंगे। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये किसी छोटे राज्य का डर था जो जल्दबाजी में चालाकी पर उतर आया था। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। अगर ये खबर पूरे देश में फैल जाती तो कई और छोटी रियासतें भी ऐसा करने लगती। इससे पूरा साम्राज्य अव्यवस्थित हो जाता। बीरबल बोले, सब मजदूर अपना काम तुरंत बंद कर दो। मैं तुम्हारी मजदूरी दूंगा, पर यह ढांचा वही का वही छोड़ दो। उन्होंने मजदूरों को पैसे दिए और उन्हें वापस भेजा। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन बांस की परछाइयों का सच जहां पनाह को दिखाना होगा, लेकिन इससे पहले असली दोषी को सबके सामने पकड़ना जरूरी है। बीरबल तुरंत राजकुमार नवरत्न सिंह के राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिससे धोखे की साजिश खुद ही अपने पैरों पर खड़ी होकर दरबार में गिर पड़े। 3 दिन बाद दरबार में घबराहट और भी बढ़ चुकी थी। कई और जगहों पर लोगों ने उस नकली सेना की अफवाह फैला दी थी। अकबर दिन ब दिन चिंतित हो रहे थे कि कहीं ये किसी बड़े विद्रोह का संकेत न हो। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर मंदसी मुस्कान थी, जिसे देखकर अकबर समझ गए कि रहस्य सुलझ चुका है। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? फौज कहाँ गई? क्या देखा तुमने? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, फौज का तो नाम भी न लीजिए। वो फौज असली थी ही नहीं। पूरा दरबार दंग। बीरबल ने कहा, मैं पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वो छोटा मॉडल लेकर आए जो बीरबल ने मजदूरों से तैयार करवाया था। वो मॉडल बिल्कुल वैसा था जैसा असली नकली फौज दिखती थी। बांसों के बने सैनिक, घोड़ों जैसे ढांचे, चमकीले रंग और ऊंचाई पर बंधे पतले कपड़े जो हवा से लहराते थे। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। सचमुच लगता था जैसे हजारों सैनिक खड़े हों। अकबर ने आश्चर्य से कहा, यही तो सिपाहियों ने देखा था। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इसे बनवाया था राजकुमार नवरत्न सिंह ने। उनका उद्देश्य था हमारी फौज को डराना, ताकि हम उनके इलाके में प्रवेश न करें। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह धोखा उल्टा उनकी ही मुश्किल बन जाएगा। अकबर का चेहरा कठोर हो गया, तो वे हमें डराना चाहते थे? बीरबल बोले, जी, लेकिन मैं उन्हें भी साथ लाया हूं। दरबार के बाहर से शाही गार्ड नवरत्न सिन्हा को लाए। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने अकबर के सामने घुटनों पर गिरकर कहा, जहां पनाह, मेरी मंशा बुरी नहीं थी। मैं सिर्फ अपने राज्य को बचाना चाहता था। मुझे लगा कि आपकी बड़ी सेना हमारे छोटे राज्य को निगल लेगी, इसलिए मैंने नकली सेना बनवाई। अकबर ने उसे गुस्से से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि हम बिना कारण किसी पर आक्रमण करते? डर के कारण तुमने हमें अपमानित करने की कोशिश की। नवरत्न सिंह सिर झुकाए कांप रहा था। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह,
दंड देना आपका अधिकार है, लेकिन डर कभी कभी कमजोर को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसका हल यही है कि इन्हें विश्वास दिया जाए, न कि भय। अकबर कुछ मिनट तक सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है नवरत्न सिंह, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा, पर तुम अपनी भूल स्वीकार करोगे और भविष्य में ऐसा छल कभी नहीं करोगे। तुम्हारे राज्य की सुरक्षा भी मुगल सल्तनत की जिम्मेदारी होगी। नवरत्न सिंह रोते हुए बोला, जहांपनाह, ये आपका महान दिल है, मैं ताउम्र आभारी रहूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि की एक किरण 1000 तलवारों के बराबर होती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उस दिन के बाद सभी छोटे राज्यों में संदेश भेजा गया कि मुगल साम्राज्य न्यायप्रिय है, डरने की नहीं, भरोसा करने की जगह है, और नकली फौजों का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। दरबार में उस नकली फौज का ढांचा आज भी रखा गया था, ताकि हर किसी को याद रहे कि छल का अंत होता है, लेकिन सच की जीत हर बार होती है। एक छोटी सी सीख, धोखा कुछ समय के लिए भले ही डर पैदा कर दे, लेकिन सच और समझदारी अंत में हर भ्रम को मिटा देती है। अगली कहानी का सुझाया गया शीर्षक। जब बीरबल ने बादशाह को दिखाई 3 परछाइयों की पहेली। यदि चाहे तो मैं ये अगली कहानी अभी लिख दूं। फतेहपुर सीकरी की शाम सुनहरी थी। सूरज धीरे धीरे महल की ऊंची दीवारों के पीछे समाने लगा था। शाही बाग में फैली हल्की नारंगी रोशनी दरबार की संगमरमर की जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। महल के ऊपर बैठे कबूतर अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वातावरण शांत था, पर दरबार के भीतर हलचल बनी हुई थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर चेहरे पर भारी बेचैनी साफ झलक रही थी। पिछले कुछ दिनों से वह एक विचित्र उलझन में फंसे हुए थे। एक ऐसी उलझन जिसने उन्हें कई रातों तक सोने नहीं दिया। मामला था परछाइयों का। हां, परछाइयां, साधारण चीज जिसे देखकर कभी कोई परेशान नहीं होता, पर बादशाह अकबर इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्होंने 3 अलग अलग रातों में खुद की परछाई को 3 अलग रूपों में देखा था। कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी धुंधली, कभी डरावनी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर ये घटना रोज होने लगी, और अब तो बात उस हद पर पहुंच गई थी कि उन्हें डर लगने लगा कि कहीं इसे कोई अपशकुन न माना जाए। उन्होंने दरबारियों से राय ली, पर सबके जवाब हवा में उछाले हुए तीर जैसे थे। कोई कहता ये ग्रहंस्त्र का प्रभाव है, कोई कहता ये किसी जादूगर की करतूत है, कोई कहता ये बुरी आत्माओं का संकेत है। एक दरबारी ने तो यहां तक कह दिया कि ये राजमहल की दीवारों पर किसी पुराने समय से जुड़े भूत का असर है। इन सारी बातों ने अकबर को और बेचैन कर दिया था, और अब वे इंतजार कर रहे थे अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री, अपने बुद्धिमान दोस्त बीरबल का। दरबार के द्वार पर कदमों की आहट हुई। दरबारी चुप हो गए। हल्की मुस्कान लिए बीरबल अंदर आए और झुककर आदाब किया। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं पिछले कई दिनों से परेशान हूं। शायद ये कोई अनहोनी संकेत है। बीरबल ने आश्चर्य दिखाते हुए पूछा, जहांपनाह, आखिर क्या हुआ है? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी परछाई मुझे डराने लगी है। हर रात 3 रूप धारण कर लेती है, कभी बहुत बड़ी, कभी बहुत छोटी, कभी तिरछी और कंपाती हुई। दरबारियों ने इसे अशुभ कहा है। क्या यह सच में कोई संकेत है? बीरबल ने एक पल अकबर के चेहरे को देखा, फिर बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति दे तो मैं आज रात आपके साथ इसी महल में चलकर सब देखना चाहूंगा। अकबर को इस बात में राहत मिली। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। रात उतर आई। महल की दीवारों पर चांदनी फैल गई थी। शाही महल का बड़ा आंगन बिल्कुल शांत था। हल्की हवा चल रही थी, जिससे पानी के फव्वारे की बूंदें चमक रही थी। अकबर और बीरबल धीरे धीरे चलते हुए उस दीवार के पास पहुंचे जहां अकबर रोज अपनी परछाई देखकर परेशान हुए थे। अकबर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यही वो जगह है
यहां खड़े होकर परछाई देखो। वे दोनों खड़े हुए। पहले अकबर आगे, बीरबल पीछे। चंद्रमा की रोशनी दीवार पर गिरी, परछाई बनी। अकबर बोला, देखा, आज भी बड़ी है, कल छोटी थी और कभी कोई और रूप ले लेती है। क्या ये? बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, जहांपनाह, एक क्षण रुकिए। ये पहेली इतनी जल्दी नहीं सुलझेगी। मैं पहले इसे ध्यान से देखना चाहता हूं। बीरबल ने दीवार की तरफ देखा, फिर चांद की ओर, फिर वापस उसी जगह जिस पर अकबर खड़े थे। उन्होंने आसपास की दीवारों, पेड़ों, मशालों और पानी के फव्वारों का भी परीक्षण किया। कुछ क्षणों तक वे गंभीरता से अवलोकन करते रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, क्या आप कुछ देखने के लिए तैयार हैं? अकबर बोले, हां बीरबल, मेरी चिंता अब बढ़ चुकी है। बीरबल ने कहा, अच्छा, पहले आप एक कदम पीछे हटे। अकबर ने वैसा ही किया। अब परछाई छोटी हो गई। बीरबल ने कहा, अब दाहिने की ओर एक कदम जाए। अकबर गए। परछाई तिरछी हो गई। अब बाईं ओर जाए। परछाई उल्टी हो गई। अकबर हैरान थे, मानो हर कदम पर परछाई नया रूप लेती जा रही थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अब रहस्य का आधा भाग खुल चुका है। अब दूसरे स्थान पर चलते हैं। वे दोनों थोड़ी दूरी पर बने दूसरे आंगन में पहुंचे, जहां बड़े बड़े पेड़ थे। वहां एक और परछाई बनी। अब ये बीच बीच में टूटती हुई लग रही थी। अकबर चिंतित होकर बोले, देखा बीरबल, अब ये किसी टूटी हुई छाया जैसे दिखती है, ये सामान्य नहीं है। बीरबल ने कहा, अब तीसरा स्थान बचा है, जहां आपकी परछाई कल रात आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी थी। वो स्थान महल की पिछली दीवार के पास था, जहां एक पुराना झरोखा था और जहां चांद की रोशनी हमेशा आधी अधूरी पहुंचती थी। वहां की परछाई सचमुच डरावनी लगती थी, लंबी और हिलती हुई। बीरबल ने परछाई को कुछ देर देखा, फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी तीनों परछाइयां तीन अलग अलग कारणों से प्रभावित थी, और आज रात मैं आपको इस रहस्य का पूरा सच बताऊंगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो ये कोई अपशकुन नहीं? बीरबल ने हंसकर कहा, नहीं जहांपनाह, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा मामला आपके मन के भ्रम और रोशनी का खेल है। अकबर अविश्वसनीय नजर से देख रहे थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, पहली परछाई बड़ी इसलिए दिखती है क्योंकि आप उस दीवार के पास खड़े रहते थे जहां चांद की किरणें सीधी नहीं पड़ती थी। जिस सतह पर रोशनी तिरछी पड़ती है, परछाई बड़ी बन जाती है। अकबर ने सिर हिलाया। दूसरी जगह बीरबल बोले, पेड़ों की शाखाएं बीच बीच में चांदनी को रोक लेती थी, इसलिए आपकी परछाई टूटकर दिखाई देती थी, मानो कोई कटी हुई अधूरी आकृति हो। अकबर ने गहरी सांस ली, और जहां आपके परछाई सबसे डरावनी लगी। बीरबल थोड़ा आगे बढ़े और बोले, वो प्रभाव था झरोखे में लटके पुराने रेशमी पर्दे का। हवा के झोंकों में वो पर्दा हिलता रहता था, और जब भी आप वहां खड़े होते, आपकी परछाई उस हिलते पर्दे की वजह से लंबी और कांपती हुई दिखती थी, मानो कोई प्रेतात्मा आपकी आकृति को खींच रही हो। मगर वास्तव में ये सिर्फ कपड़े की हिलती हुई बनावट थी। अकबर कुछ देर शांत खड़े रहे, फिर हंस पड़े, तो मतलब मैं अपनी ही परछाई से डर रहा था? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी राजा भी इंसान होता है। डर सबसे शक्तिशाली के मन में भी जगह बना लेता है, लेकिन बुद्धि उस डर को मिटा देती है। अकबर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच कमाल की है। तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, दरबारियों के झूठे डर भी मिटा दिए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, परछाइयां हमेशा हमारे साथ चलती है, पर उनके बदलते रूप हमें डराने लगे तो समझना चाहिए कि सच वही कहीं सामने ही खड़ा है, बस प्रकाश का कोण बदल गया है। अकबर ने बीरबल को अपने पास बैठने का आदेश दिया और कहा, आज से कोई भी अपशकुन की बात नहीं करेगा। मैं अपनी परछाई से नहीं, बल्कि अपने भ्रम से डर रहा था,
और उसे तुमने मिटा दिया। उस रात महल फिर से शांत था। अब किसी परछाई का डर नहीं था। चांदनी महल पर ऐसे गिर रही थी जैसे पूरा साम्राज्य किसी सच्चाई को समझकर और अधिक उजाला पा चुका हो। एक छोटी सी सीख, डर अक्सर बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब सच की रोशनी उस डर पर पड़ती है तो हर परछाई सामान्य लगने लगती है। अगली कहानी का सुझाया गया शीर्षक, जब बीरबल ने बिना आवाज के चोर पकड़ लिया। अगर चाहे तो मैं अभी ये अगली कहानी भी लिख दूं। अंधेरी रात धीरे धीरे अपने पंख फैलाकर पूरे फतेहपुर सीकरी को अपनी चादर में समेट चुकी थी। महल की ऊंची दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थी और हवाओं में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। रात से दिखती थी, पर महल के भीतर बेचैनी फैल चुकी थी। शाही नौकर अस्त व्यस्त होकर भागदौड़ कर रहे थे। सैनिक एक दूसरे से उलझ रहे थे और हर तरफ खलबली मची हुई थी, क्योंकि आज रात महल से एक बहुत बड़ा सामान चोरी हो गया था। कुछ ऐसा जिसकी कीमत सोनेरे में नहीं आंकी जा सकती थी। वो था शाही रहस्य पत्र, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें मुगल साम्राज्य की सीमाओं, योजनाओं और सुरक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण नक्शे दर्ज थे। ये पत्र कभी भी, किसी भी हाल में गुम नहीं होना चाहिए था। अकबर गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने पूरे महल को जगवा दिया था। सभी सैनिक चौकन्ने खड़े थे। दरबार तुरंत लगा दिया गया और राजा का चेहरा लाल हो चुका था। किसने चुराया ये पत्र? अकबर की गरजती हुई आवाज से पूरा महल कांप गया। कोई जवाब नहीं। अकबर ने गुस्से से कहा, जिसे भी ये करने का संदेह है उसे तुरंत सामने लाओ। सैनिक मामले की जांच में लगे थे, पर चोरी इतनी चालाकी से हुई थी कि कोई भी आवाज नहीं हुई, कोई ताला नहीं टूटा, कोई पहरेदार नहीं सोया और कोई शक भी उत्पन्न नहीं हुआ। और इसी मुश्किल घड़ी में दरबार के द्वार पर वो व्यक्ति प्रकट हुआ जिसकी बुद्धि सबसे कठिन पहेलियों को भी चुटकी में हल कर देती थी, बीरबल। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, इस बार मामला बहुत बड़ा है। एक चोर महल के भीतर है, पर उसने इतनी चुप्पी से काम किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या तुम इस बिना आवाज वाले चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, चोरी चाहे कितनी भी खामोशी से हो, चोर कुछ न कुछ निशान जरूर छोड़ता है। बस उन्हें देखना आना चाहिए। मुझे वो कक्ष दिखाया जाए जहां चोरी हुई है। अकबर और बीरबल साथ साथ शाही कक्ष तक गए, जहां से रहस्य पत्र गायब हुआ था। कक्ष विशाल था। दीवारों पर कीमती पर्दे टंगे थे। एक मेज पर रखा वो स्थान खाली था जहां पत्र रखा जाता था। बीरबल ने कक्ष को ध्यान से देखा, दीवारों को छुआ, जमीन पर देखा, खिड़की की ओर गए, फिर पर्दे हटाए। उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ देखते रहे। अकबर बेचैन थे। क्या मिला तुम्हें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चोर इस कक्ष में आया था, पर वो अकेला नहीं था। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, उसके साथ उसके कदमों की धूल, उसके कपड़ों की खुशबू और उसके डर की छाया भी आई थी। और ये तीनों सच्ची गवाही देते हैं। अकबर को कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। बीरबल ने महल के सभी मुख्य लोगों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। रसोइये, पहरेदार, दास दासिया, साफ सफाई करने वाले, खिलाड़ी, संदेशवाहक, हर वो व्यक्ति जो रात को जागा या सोया था, सबको कतार में खड़ा किया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे और बीरबल धीरे धीरे सबके सामने चलते गए। वे हर व्यक्ति को ध्यान से देखते, उसके कपड़े देखते, उसके हाथों पर धूल देखते, उसकी सांसों की गति देखते, मगर बिना कुछ बोले। सभी डर रहे थे कि कहीं उन पर शक न हो जाए। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर इन सब के बीच खड़ा है, पर उसे पकड़ने के लिए मुझे एक चीज चाहिए, पूरी खामोशी। पूरा दरबार शांत हो गया। सांसों तक की आवाज गायब हो गई। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, दरबार के केंद्र में ये गोल घेरा बनाओ, सबको ध्यान से देखकर। सैनिकों ने वैसा ही किया।
सबको घेरे में खड़ा कर दिया गया। फिर बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा काला थैला निकाला और बोले, यह है चोर पकड़ने का अनोखा उपाय। इसके भीतर एक ऐसा चूर्ण है जो चोर को आवाज दिए बिना भी पकड़ लेगा। सब लोग आश्चर्यचकित थे। बीरबल ने कहा, अब सब लोग हाथ आगे बढ़ाएं। मैं हर एक के हाथ पर यह चूर्ण का एक बड़ा दाना रखूंगा। उन्होंने हर व्यक्ति के हाथ पर हल्की सी गोल काली दवा रखी। सभी देखते रहे, न कोई चमक, न कोई गंध। फिर बीरबल बोले, अब मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी मुट्ठी बंद कर लें। ये दवा बिल्कुल हल्की है, हिलने से भी टूट जाएगी। और जो चोर होगा वो डर के कारण अपनी मुट्ठी थोड़ी देर में खुद ही हिलाएगा और ये दवा टूट जाएगी। मुझे बस इतना ही देखना है। सबने मुट्ठी बंद कर ली। पूरा दरबार शांत, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई देती थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, किसी की मुट्ठी नहीं हिली। अकबर चिंतित हुए, बीरबल, ये तरीका गलत साबित हो रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अभी नहीं। चौथे मिनट में एक व्यक्ति की मुट्ठी हल्की सी हिली। बहुत नाजुक सा कंपन, मानो हवा भी महसूस न कर पाए, पर बीरबल की नजर ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, अपनी मुट्ठी खोलो। वो व्यक्ति कांप उठा। उसने धीमे से हाथ खोला। दाना चूर चूर हो चुका था। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर गरजे, ये चोर है। व्यक्ति रो पड़ा। वो दरबार का विश्वस्त रिकॉर्डर था। उसने स्वीकार किया कि उसने पत्र चुराया क्योंकि पास के राज्य ने उसे भारी सोना और पद देने का वादा किया था। अकबर गुस्से से भर गए, तो तुमने साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया? वो व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं मजबूर था। अकबर ने खड़े होकर कहा, मजबूरी में भी गद्दारी नहीं की जा सकती। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, अब इससे पूछना बेकार है। ये डर गया था। मैंने उसे पकड़ा सिर्फ उसके डर की वजह से, क्योंकि चोर चाहे कितना भी शांत हो, उसका मन कभी शांत नहीं होता। उस मन की हलचल उसकी मुट्ठी से बाहर दिखाई दी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने बिना तलवार, बिना आवाज, बिना गवाह, सिर्फ मन पढ़कर चोर पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, चोर की सबसे बड़ी आवाज उसकी खामोशी होती है। अकबर इस बुद्धि से प्रभावित हो गए और उसी समय आदेश दिया कि सारे शाही दस्तावेज एक नए सुरक्षा कक्ष में रखे जाएं। चोर को उचित दंड मिला और रहस्य पत्र सुरक्षित वापस आ गया। महल में फिर रोशनी लौट आई, क्योंकि बीरबल की बुद्धि ने वो सच्चाई पकड़ ली थी जिसे आवाज तक नहीं थी। एक छोटी सी सीख, चोर की चालें छुप सकती है पर उसका डर नहीं। और बुद्धिमान वही है जो बिना आवाज सुने भी सच सुन सके। अगली कहानी का सुझाया गया शीर्षक, जब बादशाह अकबर ने खो दी अपनी और बीरबल ने लौटाई। अगर चाहें मैं ये अगली कहानी अभी लिख दूं। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। महल के फव्वारों से उठती बूंदों पर सूर्य की पहली किरणें गिर रही थी और चमकते हुए संगमरमर पर बादशाह अकबर चल रहे थे, मगर उनके चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ था जो जीवन में कभी नहीं हुआ। अकबर का, यानी उनकी परछाई, गायब हो गई थी। हां, सचमुच, जैसे उनका शरीर से अलग होकर कहीं खो गया हो। सुबह जब वे महल के बगीचे में टहल रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके शरीर के साथ जमीन पर कोई नहीं पड़ रही। पहले उन्हें लगा शायद बादल छाए हुए हैं, मगर आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन फिर भी कोई नहीं। उनकी सांस रुक गई। उन्होंने बगीचे में खड़े सैनिकों को बुलाया। क्या तुम मेरे सामने मेरी देख रहे हो? सिपाहियों ने एकटक देखा, मगर किसी को कुछ नहीं दिखा। एक सिपाही डरते हुए बोला, जहां पनाह, आपकी सचमुच दिखाई नहीं दे रही। अकबर के मन में भय की लहर उठी। परछाई इंसान की सबसे सामान्य चीज होती है,
जिसे कोई कभी खोने की कल्पना भी नहीं करता। मगर आज ये हो गया था। महल में अफरातफरी मच गई। हर तरफ लोग फुसफुसाने लगे। बादशाह की गायब हो गई। क्या ये कोई अपशकुन है या जादू? कुछ घबराए हुए दरबारियों ने तो ये भी कह दिया कि शायद किसी दुश्मन जादूगर ने बादशाह पर प्रहार किया है। अकबर किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका मन खुद अनिश्चितता से भरा हुआ था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल दरबार आए, हमेशा की तरह शांत, संयत और हल्की मुस्कान लिए। मगर अकबर के चेहरे को देखकर उनकी मुस्कान गायब हो गई। क्या बात है जहांपनाह, इतनी सुबह आपको परेशान देखना असामान्य है। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, मेरी गायब हो गई है। बीरबल पल भर चुप रहे, फिर बोले, मुझे वो स्थान दिखाए जहां आपने न दिखने की बात महसूस की है। वे दोनों बगीचे की ओर गए। सूरज का प्रकाश साफ रूप से हर तरफ फैला हुआ था, लेकिन सचमुच अकबर की कहीं नहीं थी। बीरबल ने घुटनों के बल झुककर जमीन को ध्यान से देखा। उन्होंने इधर उधर भी देखा, फिर बोले, जहांपनाह, ये घटना असंभव नहीं है, पर यह सामान्य भी नहीं है। लेकिन इसका कारण जरूर है और मैं उसे खोज कर रहूंगा। अकबर बोले, बीरबल, अगर मेरी ने साथ छोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है? क्या यह मेरे शासन के लिए बुरा संकेत है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इंसान को नहीं छोड़ती। इंसान कभी कभी अपनी को खो देता है, और वो भी किसी बाहरी कारण से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी वापस दिला दूंगा। अकबर को थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने सबसे पहले बगीचे का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने उस दीवार को देखा जिस पर गिरनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने बगीचे के पेड़ों को, फव्वारों की बूंदों को, संगमरमर के फर्श को, हर चीज को ध्यान से देखा। उनकी आंखें एक एक जगह रुकती, फिर आगे बढ़ जाती। कुछ देर बाद उन्होंने एक चीज नोट की। संगमरमर की जमीन असामान्य रूप से चमक रही थी, इतनी चमकीली कि उसमें आसपास की चीजें प्रतिबिंबित होने लगी थी। बीरबल ने जमीन को हाथ से छुआ, फिर उंगलियों को सूंघा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। जहांपनाह, क्या आपको पता है इस जमीन पर क्या लगाया गया है? अकबर बोले, मुझे क्या पता, यह तो रोज की सफाई होती है। बीरबल ने जमीन की तरफ इशारा किया। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह अत्यधिक चमकाने वाला विशेष तेल है जो जमीन को दर्पण जैसा बना देता है। अगर उसकी परत बहुत पतली पड़ जाए तो ऊपर नहीं बनती, क्योंकि रोशनी वापस हवा में परावर्तित हो जाती है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, मतलब मेरी गायब नहीं, छुप गई है? बीरबल बोले, हां, आपकी जमीन पर गिर ही नहीं रही, इस चमकदार परत की वजह से। अकबर ने पूछा, लेकिन यह चमकदार परत किसने डलवाई? सफाई कर्मचारी तो ऐसा हमेशा नहीं करते। बीरबल ने कहा, यही तो रहस्य है। मुझे इस तेल की गंध कहीं जानी पहचानी लग रही है। यह सामान्य महलों में नहीं मिलता। वे तुरंत महल की सफाई टीम को बुलाने लगे। सभी नौकर चाकर आए। बीरबल एक एक से पूछताछ करने लगे। हर किसी ने कहा कि उसने सामान्य सफाई की थी, तेल नहीं लगाया। तभी एक बूढ़ी दासी रोते हुए बोली, हुजूर, 3 दिन पहले एक अजनबी आदमी आया था। उसने कहा कि वो शाही महल की फर्श को और सुंदर बनाना चाहता है। उसने कुछ कामगारों को आदेश दिए। हम सबको लगा कि यह राजाज्ञा होगी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अजनबी आदमी, और उसने ये चमकदार परत लगवाई, और ये सब अचानक हुआ? बीरबल ने दासी से पूछा, किस समय आया था? रात को, दासी बोली, जब आप सब आराम कर रहे थे। बीरबल समझ गए कि मामला गंभीर है। किसी ने जानबूझकर फर्श पर ऐसी चमकीली परत डलवाई थी जिससे दिखाई न दे। यह कोई साधारण मजाक या लापरवाही नहीं थी, यह छुपी हुई साजिश लग रही थी। अकबर ने पूछा, कौन करेगा ऐसी हरकत? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी गायब कर देने का अर्थ है कि कोई आप पर मनोवैज्ञानिक प्रहार करना चाहता। व्यक्ति रो पड़ा।
वो दरबार का विश्वस्त रिकॉर्डर था। उसने स्वीकार किया कि उसने पत्र चुराया क्योंकि पास के राज्य ने उसे भारी सोना और पद देने का वादा किया था। अकबर गुस्से से भर गए, तो तुमने साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया? वो व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैं मजबूर था। अकबर ने खड़े होकर कहा, मजबूरी में भी गद्दारी नहीं की जा सकती। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, अब इससे पूछना बेकार है। ये डर गया था। मैंने उसे पकड़ा सिर्फ उसके डर की वजह से, क्योंकि चोर चाहे कितना भी शांत हो, उसका मन कभी शांत नहीं होता। उस मन की हलचल उसकी मुट्ठी से बाहर दिखाई दी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने बिना तलवार, बिना आवाज, बिना गवाह, सिर्फ मन पढ़कर चोर पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, चोर की सबसे बड़ी आवाज उसकी खामोशी होती है। अकबर इस बुद्धि से प्रभावित हो गए और उसी समय आदेश दिया कि सारे शाही दस्तावेज एक नए सुरक्षा कक्ष में रखे जाएं। चोर को उचित दंड मिला और रहस्य पत्र सुरक्षित वापस आ गया। महल में फिर रोशनी लौट आई, क्योंकि बीरबल की बुद्धि ने वो सच्चाई पकड़ ली थी जिसे आवाज तक नहीं थी। एक छोटी सी सीख, चोर की चालें छुप सकती है पर उसका डर नहीं। और बुद्धिमान वही है जो बिना आवाज सुने भी सच सुन सके। अगली कहानी का सुझाया गया शीर्षक, जब बादशाह अकबर ने खो दी अपनी और बीरबल ने लौटाई। अगर चाहें मैं ये अगली कहानी अभी लिख दूं। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। महल के फव्वारों से उठती बूंदों पर सूर्य की पहली किरणें गिर रही थी और चमकते हुए संगमरमर पर बादशाह अकबर चल रहे थे, मगर उनके चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ था जो जीवन में कभी नहीं हुआ। अकबर का, यानी उनकी परछाई, गायब हो गई थी। हां, सचमुच, जैसे उनका शरीर से अलग होकर कहीं खो गया हो। सुबह जब वे महल के बगीचे में टहल रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके शरीर के साथ जमीन पर कोई नहीं पड़ रही। पहले उन्हें लगा शायद बादल छाए हुए हैं, मगर आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन फिर भी कोई नहीं। उनकी सांस रुक गई। उन्होंने बगीचे में खड़े सैनिकों को बुलाया। क्या तुम मेरे सामने मेरी देख रहे हो? सिपाहियों ने एकटक देखा, मगर किसी को कुछ नहीं दिखा। एक सिपाही डरते हुए बोला, जहांपनाह, आपकी सचमुच दिखाई नहीं दे रही। अकबर के मन में भय की लहर उठी। परछाई इंसान की सबसे सामान्य चीज होती है, जिसे कोई कभी खोने की कल्पना भी नहीं करता, मगर आज ये हो गया था। महल में अफरातफरी मच गई। हर तरफ लोग फुसफुसाने लगे। बादशाह की गायब हो गई। क्या ये कोई अपशकुन है या जादू? कुछ घबराए हुए दरबारियों ने तो ये भी कह दिया कि शायद किसी दुश्मन जादूगर ने बादशाह पर प्रहार किया है। अकबर किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका मन खुद अनिश्चितता से भरा हुआ था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल दरबार आए, हमेशा की तरह शांत, संयत और हल्की मुस्कान लिए। मगर अकबर के चेहरे को देखकर उनकी मुस्कान गायब हो गई। क्या बात है जहांपनाह, इतनी सुबह आपको परेशान देखना असामान्य है। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल मेरी गायब हो गई है। बीरबल पल भर चुप रहे, फिर बोले, मुझे वो स्थान दिखाए जहां आपने न दिखने की बात महसूस की है। वे दोनों बगीचे की ओर गए। सूरज का प्रकाश साफ रूप से हर तरफ फैला हुआ था, लेकिन सचमुच अकबर की कहीं नहीं थी। बीरबल ने घुटनों के बल झुककर जमीन को ध्यान से देखा। उन्होंने इधर उधर भी देखा, फिर बोले, जहांपनाह, यह घटना असंभव नहीं है, पर यह सामान्य भी नहीं है। लेकिन इसका कारण जरूर है और मैं उसे खोज कर रहूंगा। अकबर बोले, बीरबल, अगर मेरी ने साथ छोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है? क्या यह मेरे शासन के लिए बुरा संकेत है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इंसान को नहीं छोड़ती,
इंसान कभी कभी अपनी को खो देता है, और वो भी किसी बाहरी कारण से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी वापस दिला दूंगा। अकबर को थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने सबसे पहले बगीचे का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने उस दीवार को देखा जिस पर गिरनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने बगीचे के पेड़ों को, फव्वारों की बूंदों को, संगमरमर के फर्श को, हर चीज को ध्यान से देखा। उनकी आंखें एक एक जगह रुकती, फिर आगे बढ़ जाती। कुछ देर बाद उन्होंने एक चीज नोट की। संगमरमर की जमीन असामान्य रूप से चमक रही थी, इतनी चमकीली कि उसमें आसपास की चीजें प्रतिबिंबित होने लगी थी। बीरबल ने जमीन को हाथ से छुआ, फिर उंगलियों को सूंघा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। जहांपनाह, क्या आपको पता है इस जमीन पर क्या लगाया गया है? अकबर बोले, मुझे क्या पता, ये तो रोज की सफाई होती है। बीरबल ने जमीन की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये अत्यधिक चमकाने वाला विशेष तेल है जो जमीन को दर्पण जैसा बना देता है। अगर उसकी परत बहुत पतली पड़ जाए तो ऊपर नहीं बनती, क्योंकि रोशनी वापस हवा में परावर्तित हो जाती है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, मतलब मेरी गायब नहीं, छुप गई है? बीरबल बोले, हां, आपकी जमीन पर गिर ही नहीं रही, इस चमकदार परत की वजह से। अकबर ने पूछा, लेकिन ये चमकदार परत किसने डलवाई? सफाई कर्मचारी तो ऐसा हमेशा नहीं करते। बीरबल ने कहा, यही तो रहस्य है। मुझे इस तेल की गंध कहीं जानी पहचानी लग रही है। ये सामान्य महलों में नहीं मिलता। वे तुरंत महल की सफाई टीम को बुलाने लगे। सभी नौकर चाकर आए। बीरबल एक एक से पूछताछ करने लगे। हर किसी ने कहा कि उसने सामान्य सफाई की थी, तेल नहीं लगाया। तभी एक बूढ़ी दासी रोते हुए बोली, हुजूर, 3 दिन पहले एक अजनबी आदमी आया था। उसने कहा कि वो शाही महल की फर्श को और सुंदर बनाना चाहता है। उसने कुछ कामगारों को आदेश दिए। हम सबको लगा कि ये राजाज्ञा होगी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अजनबी आदमी, और उसने ये चमकदार परत लगवाई, और ये सब अचानक हुआ? बीरबल ने दासी से पूछा, किस समय आया था? रात को, दासी बोली, जब आप सब आराम कर रहे थे। बीरबल समझ गए कि मामला गंभीर है। किसी ने जानबूझकर फर्श पर ऐसी चमकीली परत डलवाई थी जिससे दिखाई न दे। ये कोई साधारण मजाक या लापरवाही नहीं थी, ये छुपी हुई साजिश लग रही थी। अकबर ने पूछा, कौन करेगा ऐसी हरकत? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी गायब कर देने का अर्थ है कि कोई आप पर मनोवैज्ञानिक प्रहार करना चाहता है, आपकी सोच को कमजोर करना चाहता है। वो जानता था कि अगर आपकी गायब हो गई तो दरबार में अफरातफरी फैल सकती है, लोग भ्रमित हो सकते हैं। अकबर बोले, तो फिर उस आदमी को खोजो। बीरबल ने अब नया आदेश दिया। जिसने भी उसे देखा था, उसके वर्णन से मैं एक चित्र बनवाऊंगा। फिर उस आदमी को पकड़कर उसकी मंशा जाननी होगी। कुछ ही घंटों में दरबारी चित्रकार ने उस अजनबी का चित्र बना दिया। सिपाहियों को हर दिशा में भेजा गया। 3 घंटे बाद सूचना आई कि एक आदमी वही चित्र वाला पास के बाजार में छिपा देखा गया है। अकबर ने आदेश दिया, उसे पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने उसे घसीटते हुए दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तू कौन है और तूने मेरी गायब करने के लिए ऐसा क्यों किया? वो आदमी डर से कांप रहा था। वो बोला, जहांपनाह, मेरा नाम शमसुद्दीन है, पास के एक छोटे राज्य का दूत हूं। हमारे महाराज ने कहा था कि अगर आपकी गायब कर दूं तो आपका मनोबल टूटेगा और आप हमारी भूमि पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देंगे। अकबर गरजे, तो तुमने मुझ पर छल किया? शमसुद्दीन बोला, जहांपनाह, हम आपका सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए ये तरीका अपनाया। अकबर ने तलवार उठाने की कोशिश की, पर बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, ये आदमी डर से ऐसा कर बैठा। ये साजिश तो है, पर यह हमला नहीं। इसे दंड दिया जाए, पर उसके राज्य को इसका परिणाम समझाया जाए। अकबर शांत हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, अब बताओ मेरी कैसे वापस आएगी?
बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, उसे छुपाया गया है, छीना नहीं गया, बस चमकीली परत हटानी है। उन्होंने तुरंत फर्श पर पानी डलवाया, गर्म कपड़े मंगवाए और उस परत को घिसवाना शुरू किया। आधे घंटे में फर्श अपनी चमक छोड़ने लगा और जैसे ही सूरज की किरणें सामान्य जमीन पर गिरी, अकबर की वापस दिखाई देने लगी। अकबर की आंखों में राहत चमक उठी। बीरबल, तुमने सच में मेरी लौटा दी। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, हमेशा आपके साथ ही थी, बस नजरों से ओझल थी। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि एक बार फिर मेरी संपूर्ण रक्षा बन गई, बीरबल। और उस दिन से वो चमकदार तेल कभी महल में इस्तेमाल नहीं किया गया। दरबारियों ने सीखा कि खोना अपशकुन नहीं, बल्कि किसी की चालाकी भी हो सकती है। सच हमेशा परछाई की तरह होता है, कभी छुप जाता है पर दूर नहीं जाता। एक छोटी सी सीख, सच और दोनों कभी गायब नहीं होते, बस कभी कभी किसी की चाल से छुप जाते हैं। समझदारी से खोजो, वे फिर वापस मिल जाते हैं। अगली कहानी का सुझाया गया शीर्षक, जब बीरबल ने 4 झूठों को एक ही जवाब से शांत कर दिया। अगर चाहें, मैं ये अगली कहानी भी अभी लिख दूं। जहांगीर महल के ऊंचे ऊंचे गुंबदों पर उस सुबह सूरज की किरणें इस तरह गिर रही थी, मानो शहंशाह अकबर के साम्राज्य की शान को और सुनहरा रंग दे रही हों। दरबार आज आम दिनों की तुलना में ज्यादा सजा हुआ था। तय था कि आज कोई विशेष चर्चा, कोई विशेष ऐलान या शायद कोई चुनौती आने वाली है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठ चुके थे, लेकिन उनका चेहरा आज थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था। बाजुओं में खड़े सेनापति, कोतवाल और वजीर सभी एक दूसरे को देखकर अनुमान लगा रहे थे कि आज का दिन कुछ असामान्य होने वाला है। बीरबल अपनी हल्की सी मुस्कान, शांत चाल और समझदारी भरी निगाहों के साथ हमेशा की तरह अकबर के दाहिने खड़े थे। परिचय की जरूरत थी, एक रहस्य को उजागर करने की। अकबर ने धीरे धीरे आवाज उठाई, बीरबल, आज मेरे मन में एक अजीब बेचैनी है। लगता है कि कोई छाया मेरे चारों ओर घूम रही है, पर नजर नहीं आती। कई रातों से मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। महल की छतों पर कोई चलता है, खिड़कियों से कोई परछाई गुजरती है, और जब मैं सैनिकों को देखने भेजता हूं तो वहां कोई नहीं होता। दरबार में खुसर फुसर की आवाजें उठीं। बादशाह सलामत, ये भूत प्रेत भी हो सकता है, किसी दरबारी ने कहा। नहीं, ये कोई दुश्मन की चाल है, सेनापति ने कहा। संभव है कोई जासूस महल की निगरानी कर रहा हो, कोतवाल ने भी कहा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। मैं महल में छिपी इस परछाई का सच जानना चाहता हूं। बीरबल, ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जो भी परछाई है उसका सच जल्द ही आपके सामने होगा। मैं आज से ही जांच शुरू करता हूं। जांच की शुरुआत, महल के चप्पे चप्पे पर नजर। बीरबल की आदत थी कि वो जांच को बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ाते थे। उन्होंने सबसे पहले उन सैनिकों से बात की जो रात में पहरा देते थे। एक सैनिक ने कहा, हुजूर, हमने कई बार ऊपर की छत से किसी के भागने की आवाज सुनी है, लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं वहां सिर्फ हवा का शोर मिलता है। दूसरे ने कहा, कुछ रात पहले हमने महल की दीवारों पर एक काली आकृति को कूदते हुए देखा था, पर उसके पैरों के निशान भी नहीं मिले। बीरबल ने सोचा, एक परछाई जो दिखाई देती है पर पकड़ में नहीं आती, इसका मतलब या तो वो कोई बहुत चतुर जासूस है या महल का ही कोई व्यक्ति जो रास्तों और दीवारों को अच्छी तरह जानता है। महल के भीतर भी नौकर चाकरों से बीरबल ने पूछताछ की। एक रसोइये ने कहा, हुजूर, मैंने पिछले सप्ताह एक परछाई को रसोई की खिड़की से झांकते देखा था। मैं डर गया और भाग गया। महल की दासियों ने भी कहा कि कई बार रात में कोई धीमी धीमी चाल हॉल में सुनाई देती है। बीरबल ने सब सुनकर अपने मन में एक बात पक्की कर ली, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई है जो महल को अंदर बाहर से जानता है। बीरबल की पहली चाल, रात की निगरानी।
उस रात बीरबल खुद छतों और गलियारों में घूमते रहे। पूरा महल शांत था, इतना शांत कि सांस की आवाज भी सुनाई दे। पहरेदार भी खास चौकन्ने थे। बीरबल हर कोने पर ठहरते, हर छाया को देखते। करीब आधी रात बीत चुकी थी जब बीरबल को हल्की सी आहट सुनाई दी, मानो कोई पांव घसीट रहा हो। वो तेज नहीं बढ़े, बल्कि धीरे धीरे उस दिशा में गए। एक मोड़ पर पहुंचने पर उन्हें दूर से एक परछाई नजर आई, लंबी, दुबली और कमजोर सी, मानो कोई थका हुआ इंसान। बीरबल ने देखा कि वो परछाई महल की पिछली दीवार की ओर बढ़ रही है। जैसे ही बीरबल आगे बढ़े, वो आकृति अचानक तेजी से कूदकर दूसरी तरफ गायब हो गई। बीरबल उसकी तेजी देखकर सोच में पड़ गए। ये कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। महल के बाहर का सुराग। अगले दिन बीरबल ने महल की दीवारों, खिड़कियों और छुपे हुए रास्तों का निरीक्षण किया। एक दीवार पर उन्हें हल्का सा घिसाव और टूटे हुए पत्थर दिखे, जैसे कोई अक्सर वहां चढ़ता उतरता हो। फिर उन्होंने दीवार के पास की जमीन पर एक टूटा हुआ कपड़े का छोटा टुकड़ा देखा। उन्होंने उसे उठाया और ध्यान से देखा। ये किसी आम दरबारी का कपड़ा नहीं था, ये बहुत सस्ता और पुराना कपड़ा था। इसका मतलब परछाई कोई गरीब या भिखारी भी हो सकता है, बीरबल ने सोचा। उन्होंने तुरंत महल के बाहर रहने वाले गरीबों और मजदूरों के इलाके की जांच करने का निश्चय किया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सा आदमी इलाके में देखा जा रहा है। झुका हुआ, कमजोर, हमेशा अकेला रहने वाला, कभी भी किसी से बात नहीं करता, और खास बात, रात के समय गायब हो जाता है। बीरबल को यकीन हो गया कि वही परछाई है। सच सामने आने लगा परछाई का पीछा। उस रात बीरबल भेष बदलकर उसी इलाके में बैठे रहे। कुछ घंटे बीतने के बाद उन्हें वो दुबली काली परछाई दिखी। वो धीरे धीरे चल रही थी और महल की तरफ बढ़ रही थी। बीरबल उसके पीछे पीछे चलते रहे। जैसे ही वो महल की दीवार के पास पहुंची, उसने बड़ी आसानी से एक खास जगह पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया, जैसे उसे पता हो कि कहां पकड़ना है। बीरबल भी उसके पीछे चढ़ गए। जैसे ही दोनों महल के अंदर आए, परछाई रुककर इधर उधर देखने लगी। बीरबल ने खुद को छुपा लिया। कुछ पल बाद वो परछाई एक गहरे अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ी और अचानक कमरे में गायब हो गई। बीरबल उसी गलियारे में पहुंचे। एक दीवार का पत्थर थोड़ा हिला हुआ था। उन्होंने उसे दबाया और दीवार का एक छोटा हिस्सा खुल गया। अंदर अंधेरा था। बीरबल ने दीवार पर लगे छोटे से दिए को जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, बीरबल का दिल चौंक गया। कमरे में वो परछाई बैठी थी, लेकिन ये कोई दुश्मन, जासूस या चोर नहीं था। ये एक बूढ़ा और कमजोर आदमी था। हड्डियों का ढांचा, आंखों में भय और शरीर पर फटे हुए कपड़े। बीरबल ने शांत आवाज में पूछा, तुम कौन हो और महल में क्यों छुपते हो? बूढ़ा डरते डरते बोला, हुजूर, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस यहां रहने आया था। बाहर कोई जगह नहीं थी। लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? कौन हो तुम? बीरबल ने पूछा। बूढ़ा रोने लगा। मेरा नाम हसन है। मैं कभी इस महल का दरबारी हुआ करता था, पर बुरे समय ने सब छीन लिया। मेरा परिवार बीमारियों में चला गया। मैं कंगाल हो गया। किसी ने सहारा नहीं दिया और मैं भूख से मर रहा था। तभी मैंने सोचा, यहां एक पुराना छिपा हुआ कमरा है जहां मैं पहले आया करता था। मैं वहीं रहने लगा। तो रात में घूमते क्यों हो? बीरबल ने पूछा। मैं खाना ढूंढने आता था। महल के बचा हुआ भोजन, कुछ रोटियां। मैं चोरी नहीं करता था, बस इतना लेता था कि मर न जाऊं। बीरबल के दिल में करुणा उमड़ आई। बीरबल की असली परीक्षा, दया और न्याय। अगले सुबह बीरबल इस बूढ़े को अपने साथ लेकर दरबार पहुंचे। दरबार में हलचल मची। सबने देखा कि वही परछाई, जिससे सब डरे हुए थे, आज बीरबल के साथ है। अकबर ने पूछा, बीरबल, यही वो परछाई है
जिसने महल में खौफ फैला रखा था। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, ये कोई दुश्मन नहीं, ये आपका ही पुराना वफादार दरबारी हसन है। बुरे समय ने इसे तोड़ दिया। इसे घर, खाना और सहारा कुछ भी नहीं मिला। ये अपने ही महल के एक पुराने कमरे में रहने लगा, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इसकी रात की हरकतें सिर्फ भूख की वजह से थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बूढ़े हसन की ओर देखा। उसकी हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? अकबर ने पूछा। वो बूढ़ा बोला, हुजूर, जब सब कुछ बिगड़ गया तब मुझे लगा कि मैं लायक नहीं रहा। शर्म के कारण मैं किसी के सामने नहीं आया। अकबर ने भावुक होकर कहा, हमारी नजरों से कोई लायक या नालायक नहीं होता। राज्य का हर नागरिक हमारा परिवार है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने सिर्फ रहस्य नहीं खोला, बल्कि मानवता भी बचाई है। अकबर ने आदेश दिया कि हसन को रहने के लिए घर दिया जाए और जीवन भर के लिए भोजन और इलाज की व्यवस्था की जाए। अगले दिन बीरबल ने महल की दीवारों, खिड़कियों और छुपे हुए रास्तों का निरीक्षण किया। एक दीवार पर उन्हें हल्का सा घिसाव और टूटे हुए पत्थर दिखे, जैसे कोई अक्सर वहां चढ़ता उतरता हो। फिर उन्होंने दीवार के पास की जमीन पर एक टूटा हुआ कपड़े का छोटा टुकड़ा देखा। उन्होंने उसे उठाया और ध्यान से देखा। यह किसी आम दरबारी का कपड़ा नहीं था। यह बहुत सस्ता और पुराना कपड़ा था। इसका मतलब परछाई कोई गरीब या भिखारी भी हो सकता है, बीरबल ने सोचा। उन्होंने तुरंत महल के बाहर रहने वाले गरीबों और मजदूरों के इलाके की जांच करने का निश्चय किया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सा आदमी इलाके में देखा जा रहा है। झुका हुआ, कमजोर, हमेशा अकेला रहने वाला, कभी भी किसी से बात नहीं करता और खास बात, रात के समय गायब हो जाता है। बीरबल को यकीन हो गया कि वही परछाई है। सच सामने आने लगा परछाई का पीछा। उस रात बीरबल भेष बदलकर उसी इलाके में बैठे रहे। कुछ घंटे बीतने के बाद उन्हें वो दुबली काली परछाई दिखी। वो धीरे धीरे चल रही थी और महल की तरफ बढ़ रही थी। बीरबल उसके पीछे पीछे चलते रहे। जैसे ही वो महल की दीवार के पास पहुंची, उसने बड़ी आसानी से एक खास जगह पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया, जैसे उसे पता हो कि कहां पकड़ना है। बीरबल भी उसके पीछे चढ़ गए। जैसे ही दोनों महल के अंदर आए, परछाई रुककर इधर उधर देखने लगी। बीरबल ने खुद को छुपा लिया। कुछ पल बाद वो परछाई एक गहरे अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ी और अचानक कमरे में गायब हो गई। बीरबल उसी गलियारे में पहुंचे। एक दीवार का पत्थर थोड़ा हिला हुआ था। उन्होंने उसे दबाया और दीवार का एक छोटा हिस्सा खुल गया। अंदर अंधेरा था। बीरबल ने दीवार पर लगे छोटे से दिए को जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, बीरबल का दिल चौंक गया। कमरे में वो परछाई बैठी थी, लेकिन ये कोई दुश्मन, जासूस या चोर नहीं था। ये एक बूढ़ा और कमजोर आदमी था। हड्डियों का ढांचा, आंखों में भय और शरीर पर फटे हुए कपड़े। बीरबल ने शांत आवाज में पूछा, तुम कौन हो और महल में क्यों छुपते हो? बूढ़ा डरते डरते बोला, हुजूर, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस यहां रहने आया था। बाहर कोई जगह नहीं थी। लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? कौन हो तुम? बीरबल ने पूछा। बूढ़ा रोने लगा। मेरा नाम हसन है। मैं कभी इस महल का दरबारी हुआ करता था, पर बुरे समय ने सब छीन लिया। मेरा परिवार बीमारियों में चला गया। मैं कंगाल हो गया। किसी ने सहारा नहीं दिया और मैं भूख से मर रहा था। तभी मैंने सोचा, यहां एक पुराना छिपा हुआ कमरा है जहां मैं पहले आया करता था। मैं वहीं रहने लगा। तो रात में घूमते क्यों हो? बीरबल ने पूछा। मैं खाना ढूंढने आता था। महल के बचा हुआ भोजन, कुछ रोटियां। मैं चोरी नहीं करता था, बस इतना लेता था कि मर न जाऊं। बीरबल के दिल में करुणा उमड़ आई। बीरबल की असली परीक्षा दया और न्याय।
अगले सुबह बीरबल इस बूढ़े को अपने साथ लेकर दरबार पहुंचे। दरबार में हलचल मची। सबने देखा कि वही परछाई जिससे सब डरे हुए थे आज बीरबल के साथ है। अकबर ने पूछा, बीरबल, यही वो परछाई है जिसने महल में खौफ फैला रखा था? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, ये कोई दुश्मन नहीं, ये आपका ही पुराना वफादार दरबारी हसन है। बुरे समय ने इसे तोड़ दिया। इसे घर, खाना और सहारा कुछ भी नहीं मिला। ये अपने ही महल के एक पुराने कमरे में रहने लगा, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इसकी रात की हरकतें सिर्फ भूख की वजह से थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बूढ़े हसन की ओर देखा। उसकी हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? अकबर ने पूछा। वो बूढ़ा बोला, हुजूर, जब सब कुछ बिगड़ गया तब मुझे लगा कि मैं लायक नहीं रहा। शर्म के कारण मैं किसी के सामने नहीं आया। अकबर ने भावुक होकर कहा, हमारी नजरों से कोई लायक या नालायक नहीं होता। राज्य का हर नागरिक हमारा परिवार है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने सिर्फ रहस्य नहीं खोला बल्कि मानवता भी बचाई है। अकबर ने आदेश दिया कि हसन को रहने के लिए घर दिया जाए और जीवन